हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले को आज के टॉपिक में हम लोग डेरिवेट करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और जब कंसेप्ट और पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे, फार्मूला डेरिवेट हो जाएगा तो हमको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो क्लिप और भी बनाया था, वो एक एग्जाम्पल से रिलेटेड है और वो सेक्शन फार्मूले में जो पॉइंट्स और जो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होते हैं उनको पहले मैंने उस एग्जाम्पल में ही क्लियर कर दिया, ताकि क्या है कि उस वीडियो क्लिप को जब एक बार आप पहले से देख लेंगे तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप पहले वाला वीडियो भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा साथ साथ। अब आते हैं सेक्शन फार्मूले को डेरिवेट करने पर। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, ठीक। ए पॉइंट मान लिया आपका ए है और ए पॉइंट आपने मान लिया यह बी है। ये जो लाइन ए बी है, इस लाइन को हमें डिवाइड करना है, दो पार्टों में डिवाइड करना है। मान लीजिए हम इसको पॉइंट पी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है। ए का कोऑर्डिनेट आपका है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2। और मान लिया जाए जिस पॉइंट P से ए बी को दो पार्टों में हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y है। P का मान लो कोऑर्डिनेट क्या है, x y है। ओके, इतनी बात क्लियर। जो पॉइंट P है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमको पता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो है m1 रेशियो m2। मतलब जो AP अपान PB जो रेशियो है वो है m1 अपान m2। मतलब अगर यह पार्ट आपका m1 होगा तो यह पार्ट m2 होगा, ठीक। तो AP अपान जो PB है वो m1 अपान m2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। इतनी चीज हमको पता है। क्या क्या, A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, AP अपान PB, मतलब जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमको करना क्या, हमको जो पॉइंट P है, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है x y, उसी की वैल्यू पता करनी है कि पॉइंट P का जो हम कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं कि x y है, तो x y की वैल्यू कितनी आएगी, यही हमको निकालना है। हम जब x y की वैल्यू निकालेंगे तो हमको सेक्शन फार्मूला मिल जाएगा। और सेक्शन फार्मूला जो मिलेगा, x y, x1 y1, x2 y2 और m1 और m2 के बीच में एक इक्वेशन बना देगा, जिससे क्या होगा, हमको उनमें से अगर कोई वैल्यू दिया रहेगा, कोई वैल्यू नहीं पता रहेगा, तो हम सेक्शन फार्मूले को अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे करेंगे। मान लिया जाए कि जो ए बी है, ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जो ए और बी दोनों पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हम एक बना लेते हैं, क्या चीज, एक हम बना लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक। ओके, ये है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं। ये आपका है वाई एक्सिस, वाई वाई डैश नाम दे देते हैं, ठीक। फिर क्या करेंगे, आप जो पॉइंट है आपके ए पी और बी, तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दीजिए। इतना कंस्ट्रक्शन करना है आपको। क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पर, पी से भी परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पर और बी से भी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दिया। एक्स एक्सिस पे जहां पर ये ज्वाइंट हो रहे हैं, जहां पर मिल रहे हैं, उसका कोई नाम दे दो। क्या नाम दिया गया है, RST बुक में आपके नाम दिया गया है। R नाम दे देते हैं, S नाम दे देते हैं और T नाम दे देते हैं। इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसके बाद आप क्या करो, पॉइंट ए से
पॉइंट ए से जो आपने पीएस परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्सिस पर, पॉइंट ए से इसी पीएस पर एक परपेंडिकुलर और डाल दो, एक परपेंडिकुलर और डाल दो, ठीक। और पॉइंट पी से जो बीटी परपेंडिकुलर है, पॉइंट पी से बीटी जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर पर पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इनका नाम देखिए, नाम इनका है क्यू और सी। एक क्यू है और एक सी है। क्योंकि ए से इस लाइन पे परपेंडिकुलर पीएस पे पड़ा है, तो ए जो एंगल होगा ये 90 होगा। पी से परपेंडिकुलर बीटी पे पड़ा है, तो ए एंगल आपका 90 होगा। ओके। बी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर पॉइंट टी पे पड़ा हुआ है, तो ए भी 90 होगा और ए भी 90 होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर जिस लाइन पे डालते हैं, जहां पर वो कट करता है, जहां पर ज्वाइंट होता है, वो कौन सा एंगल बनाता है? वो हमेशा 90 का एंगल बनाता है, राइट एंगल बना देता है। इतना आप कर लेंगे। अब आपको इतना करने के बाद दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। एक ट्राइंगल मिलेगा आपको ए पी क्यू। पी को हम थोड़ा और पास में लिख देते हैं ताकि आपको पता है यही है, ठीक। ए पी क्यू, एक ट्राइंगल मिला आपको ए पी क्यू। यहां पर आते हैं, क्या मिला? ट्राइंगल ए पी क्यू मिल गया आपको। और एक ट्राइंगल मिला पी बी सी, पी बी सी। ये जो दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये दोनों, एक तो ए ट्राइंगल, एक तो आपका ए ट्राइंगल है। क्लियर हो रहा है? इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है हमको। सिमिलर समझ रहे हैं? ट्राइंगल में एक चैप्टर है आपके क्लास 10th में, ट्राइंगल। अभी हमने उसका वीडियो क्लिप नहीं बनाया, वीडियो क्लिप बनाएंगे तो उसके बारे में हम डीपली समझाएंगे। यहाँ पर जितनी जरूरत है उस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। ट्राइंगल में एक कंसेप्ट आता है, एक टॉपिक आता है सिमिलैरिटी का, कि दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, दिखने में, ठीक है, एक जैसे हो, दिखने में एक जैसे, मतलब उनका शेप एक जैसे हो। साइज से कोई मतलब नहीं है, शेप एक जैसा होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कि अगर एक सर्कल यहाँ बना दिया गया और एक सर्कल ए बना दिया गया, ठीक। इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस मान लो x है, इसका रेडियस मान लो y है। रेडियस अलग अलग है, इनका रेडियस अलग अलग है, लेकिन जो शेप है दोनों का क्या है? सर्कल ही है। तो दोनों ट्राइंगलों को क्या बोला जा सकता है? कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसी तरह से अगर आपके दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, मान लीजिए ये एंगल इसके बराबर, ये 1 2 के बराबर है, ठीक है, या ठीक है, यहाँ रख देते हैं 3 3 मान लीजिए 4 के बराबर है, ये 5 रख देते हैं 5 6 के बराबर है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट वाला एंगल इस लेफ्ट वाले के बराबर, ये राइट वाला एंगल ये राइट वाले के बराबर, ये ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो रहे हैं, तब ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर हो जाते हैं, ठीक। और अगर ट्राइंगल सिमिलर जब होते हैं तो सिमिलैरिटी का एक रूल है ट्राइंगल का, कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, एक समान होता है। तो पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलैरिटी दिखा देते हैं। आपके बुक में डायरेक्ट बोल दिया गया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे हैं ये नहीं बताया गया, ये बता दिया गया कि पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं इनको सिमिलर बताता हूँ कैसे हैं। सिमिलर दो ट्राइंगल तब होंगे जब उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में, कम से कम 2 करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो। अब आप देखिए, एक एंगल इसकी बात करें और इसकी बात करें, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि 90 का एंगल है,
इतनी बात क्लियर, दो एंगल आपके इक्वल हो गए। अब आप बात करते हैं, अगर हम बात करें पीसी और AQ, पीसी और AQ दो लाइन, पीसी और AQ, ये दोनों जो लाइनें होंगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। क्यों होंगे पैरेलल? देखिए, जो पीसी है आपका, जो पीसी लाइन है, पीसी लाइन पैरेलल होगा आपका एक्स एक्सिस के, पीसी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों पीसी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? क्योंकि देखिए बीटी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, और पीसी परपेंडिकुलर है बीटी पर। मतलब ये दोनों कोण देखिए, यहाँ ये परपेंडिकुलर, इस पीसी परपेंडिकुलर बना रहा है बीटी पर तो ए 90 है, और बीटी परपेंडिकुलर बना रहा है एक्स एक्सिस पे तो ए 90 है। ये दोनों को सेम है। अब आप देखिए दो लाइनें हैं, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ठीक, एक लाइन इसको कट कर रही है और ये दोनों एंगल सेम हो रहे हैं। एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, एक लाइन बीटी कट कर रही है, आपको बीटी कट कर रही है, ठीक, और ये दोनों एंगल बताया जा रहा है कि 90 90, मतलब सेम सेम। मतलब क्या हो गया, एक करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। दो लाइनों को एक लाइन काट रही है और दो, उसमें से दो एंगल ऐसे हैं जो इक्वल हैं और वो दिखने में कैसे लग रहे हैं, एक करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो लाइनों को एक लाइन कट कर रही है, दो स्ट्रेट लाइन है, उनको एक स्ट्रेट लाइन, उसको मतलब कोई भी लाइन, दो स्ट्रेट लाइनों को एक कोई लाइन कट कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन अभी नहीं बोलेंगे, दो लाइनों को अगर एक लाइन कट कर रही है, जो एक करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पीसी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसी तरह AQ आपका होगा, AQ पैरेलल एक्स एक्सिस होगा। क्यों क्यों होगा? देखिए जो AQ जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के होगा। ऐसा क्यों? देखिए एक लाइन AQ आपका A है, AQ, A रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको PS, इसको जो है PS कट कर रहा है, PS कट कर रहा है। क्यों? यहाँ पर है, यहाँ पर PS कट कर रहा है, और PS जब ऐसे कट कर रहा है तो यहाँ का जो कोण है इक्वल है क्योंकि 90 है। अब दो लाइनों को एक लाइन कट कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। दो लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या होगा, तो दोनों लाइनें पैरेलल होगी, एक दूसरे का उल्टा नियम चलेगा। तो इस तरह से AQ पैरेलल एक्स एक्सिस के हो गया, तो PC एक्स एक्सिस के पैरेलल है, AQ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं क्या, जो PC आपका होगा, PC पैरेलल होगा AQ के, क्योंकि PC x के पैरेलल है, AQ x के पैरेलल है, तो PC और AQ भी पैरेलल होंगे, मतलब A इसके पैरेलल होगा। अब अगर PC पैरेलल है किसके, AQ के, और दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट कर रही है, कौन सी वो लाइन कट कर रही है, AB कट कर रही है, AP कट कर रही है, तो A वाले जो एंगल आपको दिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सेम होंगे ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों सेम होंगे। इस तरह से ये कहा जा सकता है ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब आप देख रहे हैं कि दो एंगल, ट्राइंगल APQ और PBC, ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल PBC के क्या है, दो एंगल सेम है, और वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ठीक। करस्पॉन्डिंग कैसे पता करते हैं, देखिए इस ट्राइंगल का, देखिए ये लेफ्ट वाला एंगल, इस ट्राइंगल का ये राइट वाला एंगल, इसके इक्वल, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल, राइट वाला राइट के इक्वल है, तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगा। और अगर किसी ट्राइंगल के दो ही एंगल इक्वल है तो भी वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, ये सिमिलैरिटी की बात हो गई इस ट्राइंगल की। अब अगर ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है वो बता देते हैं हम आपको। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं
तो क्या होता है, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड कैसे पता करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला ट्राइंगल ए पी क्यू का बेस क्या है, ए क्यू, दूसरे का बेस क्या है, बी पी बी सी का, पी सी आपको दिख रहा था, मतलब बेस अपान बेस इक्वल टू, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, इसका क्या है, डी सी, पी क्यू अपान बी सी, बेस अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपान हाइपोटेन्यूस, एपी अपान पीबी, ये होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगती है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। अब अगर आपको ये पता हो ए क्यू, देखो एपी आपको पता है, एपी अपान पीबी पता है, एपी अपान पीबी पता है, ठीक है, ये मोन अपान एम दिया है। अगर आपको ये ए क्यू अपान पी सी, पी क्यू अपान बी सी पता हो तो आप फार्मूले की तरफ उसको बढ़ सकते हैं, उसको इसमें अगर पुट कर देंगे ए पी अपान पी बी एम वन अपान एम टू लिख देंगे, और ए क्यू अपान पी सी की अगर वैल्यू पता हो, अगर आप ये कर दीजिए कि पहले इनको और इनको एक साथ लेके इक्वेशन के रूप में लिखा जाए और ये कहा जाए कि ए क्यू अपान पी सी इक्वल टू ए पी अपान पी बी, और ए क्यू और पी सी की लेंथ जो भी यहाँ निकल के आती है यहाँ रख दे, और इसकी लेंथ दिया है m1 अपन m2, तो इनके बीच में एक रिलेशन बन जाएगा, और जब उनके बीच में एक रिलेशन बन जाएगा तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। तो ए क्यू और पी सी कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। भाई ए क्यू कहाँ पर है, ए क्यू कहाँ है, ए क्यू ये रहा आपका, ए क्यू बराबर होगा आपके आर एस के, हो गया, ए क्यू इसके बराबर होगा, और आर एस क्या है, आर एस कैसे पता करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, ये पॉइंट ओ है, ओ एस में से, ओ से एस में से ओ आर हटा दीजिए, माइनस ओ आर, तो ओ एस क्या है, ओ से लेकर एस तक की लेंथ, ओ से लेकर एस तक की लेंथ कौन बताता है, एब्सिसा बताता है, ओ से लेकर एस तक की लेंथ एब्सिसा, एस तक की लेंथ कौन बताएगा, ओरिजिन पॉइंट से किसी पॉइंट की लेंथ एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट की लेंथ क्या बताएगा, वो एब्सिसा बताएगा, ऊपर जो एब्सिसा है पॉइंट पी का, ठीक है, तो पॉइंट पी का एब्सिसा कितना है, एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आपकी आ रही है वो आ रही है एक्स, वो आ रही है एक्स, यहाँ से यहाँ तक की, और O से लेकर R तक की लेंथ चाहिए, O से लेकर R तक की लेंथ कौन बताएगा, A का एब्सिसा, ठीक है, A का एब्सिसा कितना है, x1 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, ठीक, तो O से लेकर S आपका है x माइनस O से लेकर R है x1, तो आपको मिल गया EQ। PC निकालते हैं, PC कैसे निकलेगा, PC इक्वल टू, PC कहाँ है, ये रहा PC, PC इक्वल टू क्या होगा, ST के बराबर होगा ना, होगा, ST के बराबर होगा, ये क्यों बराबर होंगे, देखिए ए क्यू पैरेलल एक्स एक्सिस, PC पैरेलल एक्स एक्सिस, PS परपेंडिकुलर है, BT परपेंडिकुलर है, AR परपेंडिकुलर है, जब ये लाइनें पैरेलल हैं, ये सब परपेंडिकुलर हैं, तो क्या बना रहे हैं, ये सब सारे एंगल 90 बना दे रहे हैं, सारे एंगल 90 बन जाते हैं, और जो सारे एंगल वो 90 अंदर वाले बन रहे हैं, तो किस चीज का कौन सा शेप बना दे रहा है, वो सब रेक्टेंगल के शेप में आ जाने, और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, तो ये साइड PC ST के बराबर हो जाएगी, और ST का कैसे पता लगाएंगे, अगर O से लेकर T तक की जो लेंथ है, O से लेकर S तक की लेंथ को हटा दिया जाए, O से T से, O से S को इधर वाली इतनी हटा दिया जाए, इतनी में से तो इतनी बच जाएगी, तो क्या करेंगे, ST निकालने के लिए OT, O से T माइनस O से S, OS हमको पता है शायद,
ओ एस पता है एक्स है, ठीक। ओ टी पता करना है, ओ से लेकर टी, ओ से लेकर टी तक कितना है। अगर ओ से लेकर टी तक की बात किया जाए तो टी पॉइंट के ऊपर क्या है, कौन सा पॉइंट है, बी है। और इसका बी का एब्सिसा क्या बताएगा, ओ से लेकर टी तक की लेंथ बताएगी, ठीक है। तो ओ से लेकर टी तक की लेंथ क्या बताएगा, बी का एब्सिसा x2 बताएगा। तो ए आपका होगा यहां से यहां तक की, थोड़ा सा ऊपर कर दे और रुकिए थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ लिखने से। यहाँ से लाइन ले चलते हैं, यहाँ से लाइन ले लो और इसको बोल दो क्या, x2, ठीक, क्लियर हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक x2 दिखा रहा है, ax दिखा रहा है, ax1 दिखा रहा है। तो आपका ये x2 हो गया। OT कितना आ गया आपका, OT O से T x2, x2 माइनस OS आपका कितना है, x, यही वैल्यू रख दीजिए। PC की AQ की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, जो AQ है, AQ की वैल्यू x माइनस x1, x माइनस x1, PC की वैल्यू x2 माइनस x, AP अपान PP आपको पता है m1 अपान m2 की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर तो आएगा आपको x क्या करें, m2x माइनस m2 x1 इक्वल टू हो जाएगा, इनका करेंगे m1x2 माइनस m1 x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब क्या करिए, x जहां पर है, क्योंकि x की वैल्यू हमको पता करनी है ना, तो x को एक साइड कर लीजिए। x यहाँ पर है m2x और कहाँ पर है x यहाँ है, माइनस m1x को इधर लाएंगे तो प्लस m1x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, माइनस m1x इधर चला गया तो यहाँ क्या बचा, m1x2 बचा। और इधर से माइनस m2x1 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस m2x1 हो जाएगा। इन दोनों में देखिए x कॉमन निकल जाएगा, आपका x निकल जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा m2 प्लस m1, या कह दीजिए m1 प्लस m2 इक्वल टू हो जाएगा, ये तो यही रहेगा m1x2 प्लस m2x1। अब x की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू इधर लिख देते हैं, अब यहाँ कर देते हैं। x की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो मिल जाएगा आपको x इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। आपको x की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई आपको m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो y की भी वैल्यू निकल जाएगी, निकाल के दिखा देते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा इन दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं तो क्या आएगा, कहां पर लगाएं इसको भाई, ये क्लियर हो गया है, इसको हटा सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो हटा दें, नहीं तो इधर ही कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा इतने में। देखिए PQ अपान BC, PQ अपान BC इक्वल टू AP अपान PB। PQ की लेंथ कितनी होगी, PQ की लेंथ, ये PQ की लेंथ कैसे निकलेगी, अगर हम PS की लेंथ में से QS की लेंथ हटा दें तो PQ की लेंथ निकल जाएगी। निकालिए, PQ इक्वल टू क्या होगा, PQ PS माइनस
पी एस माइनस क्या होगा क्यू एस, या कह दीजिए पी एस माइनस क्यू एस। क्यू एस क्या होगा ए आर के बराबर होगा, ए आर लिख देते हैं, ए आर। पी एस कितना है, पी से लेकर एस तक, देखिए पी से लेकर एस तक एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या बताता है, ऑर्डिनेट बताता है, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, या कह लीजिए जो ऑर्डिनेट हमारा है ये ऑर्डिनेट क्या बताएगा, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा, मतलब पी एस से कितने डिस्टेंस पर है, ये हमको क्या बता देता है, ऑर्डिनेट बता देता है। या कहिए जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब जो वाई है वो बता देगा पी एस के बीच का डिस्टेंस। तो पी एस के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, ओके। और क्यू एस इसका टू क्या है, ए आर। ए आर का डिस्टेंस क्या है, ए आर का डिस्टेंस क्या बताया, देखो ए आर क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। देखो वो जिस एक्सिस के पैरेलल, जिस एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की लेंथ आपको निकालनी होगी ना, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, मान लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, उसकी लेंथ निकालनी हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या था, ए क्यू। ए क्यू निकालने के लिए क्या हमने लिया, एच सी सा लिया। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, मान लीजिए पी एस है, तो पी एस की डिस्टेंस पता करने के लिए क्या निकालेंगे, वो ऑर्डिनेट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट, ये हो जाएगा वाई, ठीक। तो क्या होगा, इसमें से इतनी दूरी हट गई तो इतनी सॉरी इतने में से इतनी दूरी हट गई तो ये दूरी मिल जाएगी आपको। तो ये कह सकते हैं y माइनस ये y1 है, y माइनस y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस y1, ठीक। PQ निकल गया। अभी आपको PQ तो निकल गया, BC निकालना है। BC कैसे निकालेंगे, देखिए BC निकालने के लिए BC इक्वल टू BT माइनस CT, BT माइनस CT क्या बचेगा, BC बच जाएगा। BT क्या है, BT देखिए y एक्सिस के पैरेलल लेंथ है, तो y एक्सिस के पैरेलल लेंथ कौन बताएगा, ये ऑर्डिनेट बताएगा। तो आपका ये मिल जाएगा, BT की जगह लिख सकते हो आप y2, ठीक। BT की जगह y2, मतलब ये दूरी जो आपकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी आपकी y2 होगी। CT क्या होगा, PS के बराबर होगा, और PS कहीं निकला हुआ है, PS ये देखो PS है, Y है, PS की जरूरत कहाँ पड़ी थी, PS की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन PS कितना होगा आपको, Y होगा, लिख देते हैं Y। तो हो गया y2 माइनस y, BC हो गया आपका y2 माइनस y, और PC क्या हो, PQ क्या हो गया, PQ हो गया y माइनस y1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y, y2 माइनस y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं m1 अपान m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो भी इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका जो y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर y जब निकालेंगे y इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, सेम इसी तरह से आपको करना होगा। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू निकल जाती है, ठीक। यही जो x और y की वैल्यू है, यही P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और यही आप देख रहे होंगे कि m1 और m2 के बीच में यहाँ रिलेशन है। अब आपको देखो x1 y1 x2 y2 तो गिवन रहेगा, वो वैल्यू आप रख दोगे,
m1 और m2 पता होगा तो x y निकल जाएगा, अगर x y पता होगा तो m1 और m2 निकल जाएगा। अब इसमें एक केस आपका और बनता है, क्या बनता है कि अगर m1 और m2, ये रेशियो क्या है, m1 अपान m2 है ना, अगर यह रेशियो m1 अपान m2 जो है, अगर m1 अपान m2 1 अपान 1 हो, मतलब यह 1 के रेशियो में हो, या कह सकते हैं कि जो पॉइंट है, पॉइंट एकदम ए बी के मिडिल में हो, बीचों बीच हो, तो अगर ए बी के मिडिल में होगा तो इसके जो दो पार्ट बनेंगे वो दोनों पार्ट इक्वल होंगे कि नहीं, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो दोनों पार्ट जब इक्वल होंगे तो एक पार्ट अगर x होगा तो दूसरा भी x होगा, एक पार्ट 10 होगा तो दूसरा भी 10 होगा, तो 10 अपान 10 मतलब 1 के रेशियो, 1 अपान 1 के रेशियो में आ जाएगा। तो अगर m1 और m2 को हम m1 को 1 और m2 को भी 1 मान लेते हैं, तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। चेंज होके क्या बनेगा, m1 और m2 की जगह अगर आप x1 लिख दो तो क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 बन जाएगा। क्या बनेगा देखिए, आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप m1 की जगह 1 रखोगे तो 1 x2, m2 की जगह 1 रखोगे तो 1 x1, मतलब ये बन जाएगा x इक्वल टू आपका क्या बनेगा, x बनेगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1। आप लिख m1 प्लस m2 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 1 इंटू x2 क्या हो गया x2 प्लस x1, आप लिखो 2, ये x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह अगर y की वैल्यू आप निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी यही आएगी, क्या आएगी, m1 की जगह क्या रख दोगे आप, m1 की जगह आप रखोगे 1, तो आएगा 1y2 प्लस 1y2 प्लस 1y1 अपान 1 प्लस 1, और क्या मिल जाएगा y इक्वल टू आपका मिल जाएगा y2 प्लस y1 अपान 2 मिल जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाता है, अगर ये पॉइंट P मिडल पर है, मिडिल पॉइंट है, तो क्या बन जाएगा फार्मूला आपका, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, x इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, अगर P कहाँ पर हो, मिड पॉइंट पे हो। अगर P मिड पॉइंट पे नहीं है, m1 और m2 के रेशियो में, तो आपका ये फार्मूला बनता है, यही आपका सेक्शन फार्मूला था। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक्सरसाइज में क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पे लगते हैं, फार्मूलों को तोड़ मरोड़ के ही काम करना पड़ता है, तो इसलिए आपको यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फार्मूले को कैसे डेरिवेट करते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या टेक्निक लगाते हैं, क्या क्या आइडिया लगा के फार्मूला बनाते हैं। अगर फार्मूला बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।